चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में सबसे पहले लास्ट टॉपिक जो आपको करवाया था रेजिस्टेंस का एक बार फॉर्मूला बताएंगे मेरे को। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए बेटा जी, वेयर रो का क्या नाम होता है हमारे पास? रेजिस्टिविटी। एल बाय ए को क्या कहते हैं बेटा जी? जी स्टार भी कहते हैं एल बाय ए को। और क्या कहते हैं बेटा हम इसको? सेल कांस्टेंट। यस और नो याद आया? फिर कंडक्टेंस की जो बात करी थी मैंने, इन शॉर्ट ही आपके साथ में बात कर देता हूँ। सर कप्पा का आपकी फॉर्मूला। आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है सभी को? नो सर। बेटा आवाज क्लियर है? आपको एक बार हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक हो रही हो, बाकियों को क्लियर है? यहाँ से ऑडियो एकदम ओके? ठीक है जी। कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार होता है बेटा जी। ये आपको करवा चुका था मैं लास्ट क्लास में, वेयर जी स्टैंड्स फॉर कंडक्टेंस और जी स्टार स्टैंड्स फॉर बेटा जी सेल कांस्टेंट। याद है ये? यस और नो? देन हम लोगों ने लैम्डा एम पढ़ लिया था। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या था? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। और इसको क्या बोलते थे हम लोग? मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी भी आएगा तो भी उसको भी आप लैम्डा एम ही बोलना, ठीक है ना? कंडक्टेंस के साथ कंडक्टिविटी भी आ जाए ना अगर मोलर, तो भी बेटा वो लैम्डा एम ही होगा। लैम्डा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी बेटा जी। ये फॉर्मूले आप लोग कर चुके थे। और इसके बाद एक और मैंने आपको डिराइव करवाया था, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन फैक्टर बेटा। ये फंडा क्लियर है सभी को? यस और नो? ये फॉर्मूले हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब इन पे बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल है वो मैं आपके साथ में एक बार डिस्कस करने वाला हूँ बेटा जी, उसको आप लोग चेकआउट करना, ठीक है? और साथ साथ एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ या फिर रेजिस्टेंस दी हुई है 0.2 मोलर solution of an electrolyte is 50 ohm। ये एक आपको इसमें से डाटा कुछ निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, साथ साथ आप लोग लिख लेना बेटा, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.4 साइमन मीटर इनवर्स बेटा। ठीक है, यहाँ पे मैं ही आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको केवल और केवल इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बस उसको समझना है। इसका आंसर मैं ही आपके साथ में डिस्कस करूंगा। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 molar solution of same electrolyte is 280 ohms. Full stop. The molar conductivity of the molar conductivity of 0.5 molar solution of electrolyte in Simon meter square mole inverse is, चार ऑप्शन मेरे पास दिए हुए हैं। ए पार्ट दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁴, बी पार्ट दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻3, सी पार्ट दिया हुआ है 5 × 10⁻3 और डी पार्ट दिया हुआ है 5 × 10⁻2। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ।
और आप भी मेरे साथ में पढ़ना, और हम ये देखते हैं कि इसको करना कैसे है। हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, गिवन डाटा मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन में से निकाल लेता हूँ। हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम। किसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है? जिस सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन कितना बेटा? 0.2 मोलर। ये क्लियर है? द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है बेटा? कप्पा। कप्पा दिया हुआ है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.4 साइमन मीटर इनवर्स में दिया हुआ है। बेटा ये क्लियर है? कप्पा आपको दिया हुआ है मीटर इनवर्स में। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, देन मुझे रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट इज, कितनी रेजिस्टेंस दी हुई है बोलना बच्चों? 280 ओम्स। और कंसेंट्रेशन कितनी दी हुई है सॉल्यूशन की बोलो? 0.5 मोलर। कुंजन बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर इलेक्ट्रोलाइट इन यूनिट दे रखी है। अब इस यूनिट में आपको फाइंड आउट करनी है इज, ठीक है? क्या निकालनी है? मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मेरे को लैम्डा एम निकालना है, गिवन डाटा से लैम्डा एम निकालना है। और यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट क्या होनी चाहिए? इन साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा ये फंडा क्लियर है? यस और नो बोलो यार। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां से आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको इस सॉल्यूशन का लैम्डा एम निकालना है, ठीक है? तो लैम्डा एम का फॉर्मूला लिखते हैं। लैम्डा एम का क्या फॉर्मूला होता है बताइए आप लोग, चलिए बताइए। लैम्डा एम का क्या फॉर्मूला है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। राइट, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो आपके बताने पे ही मैं लिखूंगा अभी, ठीक है? आप में से कोई भी मुझे बताते जाना। कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है? अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या यहाँ पे कप्पा दिया हुआ है? क्या आपको यहाँ पे कप्पा दिया हुआ है बेटा जी? नो सर। नहीं दिया हुआ। कप्पा निकालना पड़ेगा। कप्पा निकालने के लिए क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कप्पा कब आता है बेटा? R इज इक्वल टू, बोलिए, R इज इक्वल टू बेटा जी रो L बाय A होता है, और रो को 1 बाय कप्पा लिख सकते हैं। ये क्लियर है? यस और नो? यस सर। रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? 280 ओम दी हुई है रेजिस्टेंस। इधर देखो, अगर मुझे यहाँ पे कप्पा निकालना है तो रेजिस्टेंस कितनी है? 280 ओम दी हुई है। पर अगेन एक और चीज मेरे पास नहीं है। क्या मेरे पास नहीं है? मेरे पास L बाय A नहीं है। यस और नो? L बाय A होता क्या है? सेल कांस्टेंट। अब अगर पहले तो मेरे को ये L बाय A चाहिए, फिर L बाय A के बाद मैं R से उसको डिवाइड करूंगा या मल्टीप्लाई करके कप्पा आ जाएगा। कप्पा को ऊपर, रेजिस्टेंस को नीचे कर दूंगा, ठीक है? तो L बाय A कहां से निकालेंगे? ये देखिए आप लोग, इसको देखिए फटाफट से। L बाय A होता है सेल कांस्टेंट। अगर मैंने एक बार वही सेम सेल इस्तेमाल कर रखा है पहले किसी और सॉल्यूशन के लिए, और वही सेम सेल अगर मैं किसी और सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल करूं, तो दोनों का सेल कांस्टेंट बराबर होगा। अरे एक ही सेल में सेल का लेंथ और एरिया सेम रहेगा, है ना? चाहे आप कंसेंट्रेशन कितना ही बदलते रहो, सेल कांस्टेंट तो वही रहेगा। तो सेल कांस्टेंट आप यहां से निकालोगे तो R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। R इज इक्वल टू 1 बाय कप्पा L बाय A होता है। इधर वाले सॉल्यूशन का मुझे क्या गिवन है? R गिवन है 50। अब मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा?
L बाय ए मुझे निकालना है, कप्पा भी मुझे गिवन है इसका 1.4। अच्छा, कप्पा आपको कौन से यूनिट में गिवन है? साइमन मीटर इनवर्स में। तो आप पहले कप्पा को चेंज करो सेंटीमीटर में। कप्पा गिवन है सर 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। सर इसका ये मतलब हो गया 1/1.4 साइमन अपॉन मीटर कर सकता हूँ, मीटर इनवर्स को नीचे ले गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये यूनिट सेंटीमीटर में कितनी बनेगी? 1.4 इंटू 10⁻²। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या ये बात क्लियर है बेटा? यस और नो? यस सर। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में मैंने ये वैल्यू क्यों बनाई है? क्योंकि लैम्डा एम जो मैंने आपको कल सिखाया था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, उसका यूनिट था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसीलिए मुझे पहले सेंटीमीटर में काम करना पड़ेगा। यहां तक मैं लैम्डा एम सेंटीमीटर में निकालूंगा, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला आपको सेंटीमीटर के हिसाब से ही डिराइव करवाया हुआ था या बताया हुआ था डायरेक्टली। तो सबसे पहले तो मेरे को ये पता लग गया कि सर देखिए यहाँ पे L बाय ए निकालने के लिए ये कप्पा आपको गिवन है, तो 50 इंटू 1.4 इंटू 10⁻² आप कर दो, ठीक है। और यूनिट आप क्या डाल दो? ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। ये फंडा क्लियर हो गया? तो ये आपका आ गया L बाय ए सेल कांस्टेंट। बेटा ये फंडा क्लियर है? यस और नो ये बताओ पहले तो। इसका यूनिट होगा ओम और इसका यूनिट था साइमन और ये था सेंटीमीटर इनवर्स। ये यूनिट चल रहे हैं अब आपके साथ में। ये फंडा क्लियर है? बोलो बेटा जी यस और नो? यस सर। तो यहां से क्या आ गया आपके पास? L बाय ए। L बाय ए पहले वाले सेल का और L बाय ए बाद वाले सेल का क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। तो मैं L बाय ए यहाँ से उठा रहा हूँ, ये पूरी वैल्यू 50 इंटू 1.4 इंटू 10⁻² और L बाय ए यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो अब मेरे पास क्या बन गया? R की जगह पे 280 ओम 1 बाय कप्पा मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 1.4 इंटू 10⁻² ओम सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन। तो कप्पा के लिए ओम से ओम आपका कैंसिल हो जाएगा, कप्पा को ऊपर ले जाओ। तो 50 इंटू 1.4 इंटू 10⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और डिवाइड बाय क्या आ गया? 280। तो ये यूनिट हो गए आपके कप्पा के। अब आपने इस कप्पा को यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, लैम्डा एम में। लैम्डा एम का फॉर्मूला अब जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा, कप्पा की जगह ये सब लिख देंगे अपॉन 280 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय मोलारिटी। और मोलारिटी कंसेंट्रेशन कितनी गिवन थी? कंसेंट्रेशन गिवन थी 0.5 मोलर। तो 0.5 मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा मोलारिटी में। क्या आपको ये फंडा क्लियर हो गया? यस और नो बोलो यार। यस सर। ठीक है, तो ये कहानी होती है हमको क्लियर। और लैम्डा एम, अच्छा यहाँ से लैम्डा एम की वैल्यू आएगी मेरे पास करीब 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 5 ही आएगी, 5 आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। और हमको किस में चाहिए वैल्यू? साइमन मीटर स्क्वायर में चाहिए, ठीक है बेटा जी। तो मेरे पास जो यूनिट आ गया वो सेंटीमीटर वाला आ चुका है। एक सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है बेटा, ये कहानी बनेगी। ये कहानी कैसे बनेगी? मोलारिटी की जगह आप मोल पर लीटर लिख लो।
ठीक है, मोलारिटी की जगह यूनिट मोल पर लीटर लिख लो, और ये कहानी अब बनेगी अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में इसको डाल दोगे तो। ठीक है, ये फंडा क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मोल इनवर्स आ जाएगा। लैम्डा एम की यूनिट मैंने आपको पहले सिखा रखे है ना, कैसे निकालते हैं। साइमन सर ये आपने सेंटीमीटर, क्या करा है इसमें, समझ नहीं आया। बेटा ये लैम्डा एम का ना यूनिट आप देखो, आपको लास्ट क्लास में लैम्डा एम की यूनिट लिखवाए थे, हाँ जी सर। तो वो देखो क्या थे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स थे। हाँ जी सर। तो वही के वही यूनिट अब भी आएंगे, क्योंकि हमने जो भी टर्मिनोलॉजी ली है वो साइमन और सेंटीमीटर में ली है। ये फंडा क्लियर है आपको, ये और नो? यस सर। तो हमारा आंसर भी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आया, पर मुझे चाहिए किस में था, मुझे चाहिए था सर साइमन, मीटर में। हाँ मीटर में चाहिए मीटर था। में। तो अब कुछ नहीं करना, बस मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो अगर मैं इस आंसर को ऐसे लिख दूं, 5 × 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻2 मीटर होंगे। यस सर। तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। और साइमन और मोल इनवर्स को हमने छेड़ा नहीं, तो आंसर हो गया आपका 5 × 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्लियर होगी बात की नहीं होगी, बोलो यार। आप एक बार सोल्व करके देखना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि हमने क्या किया है। ये आपका मेंस 2014 का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीबीएसई में आएगा, पर सीबीएसई में ना यूनिट आपको छेड़ेगा नहीं। यहाँ पे क्योंकि ये मेंस का सवाल था तो इसने यूनिट में आपके साथ गेम कर दी। अगर ये सीबीएसई का सवाल होता तो यहाँ पे वो देता ही नहीं साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, वो कहता चुपचाप निकालो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो पहले मैं ये बता दूं, जो लैम्डा एम मैंने आपको कल सिखाया था उसका जो यूनिट था वो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स था। अब हमें आज निकालना साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में है। तो जो हमने कल सीखा था लास्ट तक उसको वैसे करके लास्ट में हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक और ये दिक्कत थी कि यहाँ पे कप्पा गिवन भी मीटर इनवर्स में था। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है सोनो? यस आपको इस क्वेश्चन में 2 डाटा गिवन थे और आपको एक डाटा का लैम्डा एम निकालना था। उस डाटा का लैम्डा एम निकालने गए तो कप्पा नहीं था, और कप्पा निकालने गए तो सेल कांस्टेंट नहीं था। तो पता चला जो पहले वाला डाटा था उसमें से सेल कांस्टेंट निकालने मीटर सेंटीमीटर में, और सेल कांस्टेंट निकालने के बाद कप्पा आ जाएगा इधर वाला। एक बार कप्पा आ गया तो लैम्डा एम आ जाएगा। क्या आपको फंडा क्लियर हुआ? ये सुनो, ये आपका टोटल इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने आपको ऐसे समझाया, आप इसको प्रैक्टिस करना तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसके एक बार ना 2 स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो फटाफट से, फिर इसको आराम से बैठ के एनालाइज करना कि क्या हुआ है और कैसे क्या करना है। अगर ये सीबीएसई बोर्ड में आता तो बस यूनिट नहीं छेड़ता, एक का सेल कांस्टेंट निकलवा के दूसरे में डलवा लेता। ये तो बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन। सर अगली वाली स्लाइड करना। नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं भाई, ये लो। सर थर्ड। थर्ड बेटा वो गलती से रह गई वो, ठीक है, खाली है वो, उसमें कुछ नहीं है। ओके सर। ठीक है बेटा, अब आप लोग है ना सब लोग एक बार मॉड्यूल निकालो, मॉड्यूल उठा लो एक बार सभी लोग 1 मिनट लेके। इतने में मैं भी मॉड्यूल निकालता हूँ। मॉड्यूल में आप लोग पेज नंबर आ जाओ सीधा। मॉड्यूल है ना सभी के पास? नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, बाकी जिनके पास है वो लोग आ जाओ। चलो मनन के पास मॉड्यूल नहीं होगा अभी, है ना मनन?
छोड़ो, मैं लिखता हूँ फिर आपके लिए सब कुछ। सर नहीं है। हाँ मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखो भाई, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा एंड मोलर कंडक्टेंस यानी कि बेटा जी लैम्डा एम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ क्या चेक करना है हमने? कंसेंट्रेशन चेक करनी है। आप मुझे एक बात बताना, लैम्डा एम का क्या फॉर्मूला है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कंसेंट्रेशन होती क्या है? यही मोलैरिटी नॉर्मेलिटी तो होती है कंसेंट्रेशन टर्म्स। अब अगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, मतलब मोलैरिटी की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा, तो लैम्डा एम पे क्या असर पड़ेगा बताओ देख के? सर कम होएगा। कम होएगा। तो एक बात तो आपको क्लियर है कि लैम्डा एम अगर आपने कंसेंट्रेशन इंक्रीज करी, बस इतनी ही बात आपने जाननी थी कि अगर आपने कंसेंट्रेशन इंक्रीज करी तो मोलर कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज होगी बाय हमारे वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरा, अगर हमने कंसेंट्रेशन इंक्रीज करी तो कप्पा पे क्या फर्क पड़ेगा? कप्पा पे आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि अगर मैं मोलैरिटी को इसको ऊपर भेज दूं यहाँ पे, तो ये तो ये कप्पा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यस और नो? यस सर। तो आप ये कह सकते हो कि कंसेंट्रेशन अगर आपकी इंक्रीज होगी, देयरफॉर कप्पा भी आप लोगों का इंक्रीज होगा। देखो, कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे। यही तो मतलब है कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने का। अरे ये देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यस सर। तो मैं कहता हूं कि अगर मोलैरिटी मतलब कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूं मैं, तो मोल्स भी आपके बढ़ रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। तो अगर आयंस बढ़ेंगे तो आपकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी कप्पा की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस जो हैं उनकी कंडक्टिविटी से मल्टीप्लाई करके कप्पा निकाला जाता है। बेटा क्या आपको रिलेशन समझ में आ गया? चाहे आप फॉर्मूले से समझ लो, चाहे आप इसकी डेफिनेशन से समझ लो, आपको याद होने चाहिए बस ये। सर आया नहीं है दूसरा वाला। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी और कप्पा ये देख, इंक्रीज इधर होगी देख, तो इस फॉर्मूले को देख। ये मोलैरिटी अगर मैं इधर ले जाऊं ऊपर, ये देख यहाँ पे, तो कप्पा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। सर कहाँ ले जाओगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, यस सर। मोलैरिटी ऊपर ले जा, ऊपर इक्वल टू के दूसरी साइड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। यस सर। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है मतलब कंसेंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो कप्पा बढ़ेगा। ये तो फॉर्मूले से समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन से दोबारा समझ ले। कंडक्टिविटी ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम होती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब इधर देख, इधर देख, अगर मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो मोल्स भी क्या होंगे? इंक्रीज। पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को तो नहीं छेड़ रहे हम, पर यूनिट वॉल्यूम मोल्स इंक्रीज होने का मतलब है आयंस बढ़ गए उतने ही वॉल्यूम में, अब आयंस बढ़ गए। अगर आयंस बढ़ गए तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा जी, यस सर। तो ये दो तरीके से आपको समझाती है, बस आप किसी भी तरीके से याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें तीसरी बात है कंसेंट्रेशन की एक बात, पॉइंट नंबर 1। कंसेंट्रेशन की दूसरी बात आप समझ चुके हो। कंसेंट्रेशन की तीसरी बात आप ये समझ लो कि कंसेंट्रेशन जब कम होगी, ठीक है, व्हेन कंसेंट्रेशन अप्रोचेस 0, ठीक है, देन जिसको आप लैम्डा एम बुलाते हो, देन मोलर कंडक्टेंस, जिसको आप लैम्डा एम बुलाते हो, लैम्डा एम किसको बुलाते हो? मोलर कंडक्टेंस को। देन मोलर कंडक्टेंस इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बेटा जी, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन आपने पढ़नी है, आपको मैं ये नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बस डेफिनेशन आप कर लेना। इट इज रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा इंफिनिटी एम और लैम्डा नॉट एम। मतलब जब आपकी कंसेंट्रेशन 0 की तरफ अप्रोच करेगी, कंसेंट्रेशन 0 की तरफ कब अप्रोच करेगी? मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा बढ़ा दो तो आपकी कंसेंट्रेशन 0 की ओर जाने लगेगी, और वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा बढ़ाने को क्या कहते हो? डाइल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? तब मोलर कंडक्टेंस का नाम बदल के हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कर देंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा इंफिनिटी एम से। अब ये निकलेगा कैसे, ये तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ठीक है बेटा। 3 पॉइंट समझ में आ गए। तीसरे वाला आपको बस अभी याद करना है, इसमें मैंने आपको ज्यादा नहीं समझाया कुछ भी, ठीक है। तीसरे वाला हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ पहले 2 पॉइंट को याद कर लेना और तीसरे को कर लेना, ठीक है। नोट्स आप लोग बना लेना इसके, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। किसी को डाउट है? जितनी भी जनता बैठी है, कुंजन समझ में आ रहा है? खुशी, मनन? यस सर। सर ये आपने इट इज रिप्रेजेंटेड एज नॉट लिखा है वो लैम्डा के ऊपर। लैम्डा नोट एम, या ओके तो बुक में लैम्डा नोट एम मिलेगा और कभी कभी लैम्डा इंफिनिटी एम भी मिलेगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिखाने के लिए आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक बार एक टॉपिक आपको और क्लियर करते हैं। देखो आपको मैंने लास्ट क्लास में वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझाए थे, है ना। अब हम चेक करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटा जी, आ जाओ, सुनना ध्यान से। ग्राफ कैसे समझा रहा हूं और जिसको नहीं समझ में आए वहीं रोक देना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है अभी अभी बताया, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ना। अगर मैं इस पे ले लूं लैम्डा एम और इस पे ले लूं अंडर रूट सी कंसेंट्रेशन, सी स्टैंड्स फॉर कंसेंट्रेशन, तो ये आपका 0 से चालू होता है, ऊपर मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है और राइट साइड पे कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। ये समझते हो आप लोग? यस सर। और अगर मैं कंसेंट्रेशन के फॉर्मूला के द्वारा आपको बताऊं तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे मुड़ता हूं तो कंसेंट्रेशन कम हो रही है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डाइल्यूशन हो रही है। तो आपको ये बात समझ में आई कि डाइल्यूशन किस तरफ हो रही है और कंसेंट्रेशन किस तरफ बढ़ रही है, ऑपोजिट ही है और तो कुछ नहीं है। बोलो यार यस और नो। यस सर। अब एक ग्राफ आया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा, जहां से ग्राफ में स्टार्ट कर रहा हूं आपको वहीं से स्टडी करना है, ठीक है।
जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्टडी भी वहीं से करेंगे, उल्टा। ये ग्राफ बना कुछ इस तरीके से, मतलब ये सीधी लाइन है, ठीक है, उल्टा करेंगे पर हम स्टार्ट, मतलब हम इस साइड से इस साइड को जाएंगे। ये ग्राफ किसका है सर? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का है सर। अब ये देखिए आप कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे जैसे आप डाइल्यूशन कर रहे थे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, यस और नो? ये बताओ पहले। यस सर। और एक पॉइंट पे तो एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है। एब्रप्टली इंक्रीज का मतलब देखो एकदम शूट करके ऊपर जा रहा है एकदम। ऐसा क्या हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट में कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इंक्रीजेस। क्या आपको ये फंडा क्लियर हुआ? यस और नो? ये क्वेश्चन है, अभी इसका आंसर मैं दूंगा आपको। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस बाय। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले लो। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या एग्जांपल है बेटा? CH3COOH। CH3COOH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि टूटता किसमें टूटेगा बेटा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। जो H प्लस देगा वो H2O खा के H3O प्लस बना लेगा। ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11th में सीख रखा है। क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होना चाहेगा या कम चाहेगा? बोलो। वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आयंस में डिसोसिएट होना नहीं चाहता है? अरे यस और नो? यस सर। अब Yes, हमें sir. ये देखना है कि पानी जब मैंने मिलाया, पानी मिलाने को कहते हैं डाइल्यूशन करना। डाइल्यूशन करना मतलब पानी को इंक्रीज करना। अगर मैं पानी को इंक्रीज ना करूं, नॉर्मली देखूं तो बीच में एक साइन बना हुआ इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों काम कर रही है, साइमल्टेनियसली सीधी भी जा रही है, साइमल्टेनियसली पीछे भी आ रही है ना? यस सर। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एक कॉन्सेप्ट आया था ली चैटलियर का। ली चैटलियर याद है बेटा आपको? क्लास 11। ली चैटलियर कहता है देखो अगर आपने कोई कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, जैसे कि मैं डाइल्यूशन करने पर पानी को बढ़ा रहा हूं, तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है? और इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होते ही रिएक्शन कौन सी साइड पे जाएगी? जिस जहां पे साइड पानी वो कम जिस होगा, जिस बैलेंस साइड पे करना। वो कम होगा, यानी कि रिएक्शन को बैलेंस करना है वापस से। अगर आप पानी को बढ़ा रहे हो तो इन इम्बैलेंस एक क्रिएट हो रहा है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड बढ़ रही है। तो ली चैटलियर कहता है यार इक्विलिब्रियम तो मुझे वापस से चाहिए, तो रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करवाओ? उस डायरेक्शन में प्रोसीड करवा दो जहां पे H2O कम हो रहा है। और H2O कम कहाँ हो रहा है? कौन सी डायरेक्शन में? फॉरवर्ड में। अरे यस और नो? तो मैं एक बार लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर according to Lee Chatelier, when dilution increases, बेटा स्क्रीन शेयर आपकी आई थिंक स्टॉप हुई होगी, है ना? एक मिनट रुक जाओ, दोबारा यस से सर, चल रही है स्टॉप हो सर गया। अभी। अच्छा स्क्रीन शेयरिंग चल रही है, अब एक बार वापस से आ गए, कॉल आ गया था पीछे से। चलो छोड़ो उसे। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स, व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, जब डाइल्यूशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, या फिर सीधा सीधा लिख दिया व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर
रिएक्शन विल मूव इन कौन सी डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है, यस और नो? Yes, Then sir. the reaction will move in forward direction and now weak electrolyte dissociates more. Weak electrolyte dissociates more and give more ions. Therefore, number of ions increases और number of ions के increase होने पर molar conductance also increases. बेटा एक बार दोबारा समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ। आपको ग्राफ दिख रहा है? क्वेश्चन ये कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या हो गया जो डाइल्यूशन करने पर एकदम मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई। तो आप कहो देखो जी, कंडक्टेंस जो होती है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? बोलो यार, यस और नो? Yes, sir. जब जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तब तब मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी, यस और नो? Yes, sir. तो जब आपने पानी ऐड किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड में गई, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर फॉरवर्ड में गई तो डिसोसिएट ज्यादा हुआ, डिसोसिएट ज्यादा हुआ मतलब ये आयंस ज्यादा बने, और आयंस ज्यादा बनेंगे तो मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगी बेटा जी? इंक्रीज होगी, यस और नो? बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, क्या सभी को फंडा क्लियर हो गया? ये मैंने आंसर पूरा लिख दिया है, इसका Yes, sir. स्क्रीनशॉट अभी दिलवा दूंगा आपको। फिर ठीक थोड़ी है, नीचे करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक फिर बार। इतना ही है और भी है नीचे आंसर? नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस के बाद नेक्स्ट पेज पे डालते हैं बेटा। एक और कॉन्सेप्ट है इसके बाद। आपको एक बात ये समझ में आ चुकी है, अब इसके साथ दूसरी बात समझना। नेक्स्ट पेज पे एक नया ग्राफ बनाते हैं, वही सेम तो बनाते ही हैं, पर इसके अंदर एक और काम करते हैं हम कि ये तो हमने बनाया ही था और हमें ये पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब ये बनाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर्व ऐसे जाएगा कुछ। ये ग्रीन वाला किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये रेड वाला किसके लिए था? वीक के लिए था। आप मेरे को यहाँ पे बता सकते हो क्या हो रहा है? आप मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस वीक वाले से ज्यादा क्यों है? वाई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते ही वो इलेक्ट्रोलाइट हैं जो डिसोसिएट होते हैं कंप्लीटली। इसको डिसोसिएट करने के लिए डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही डिसोसिएट हो रहे थे। इसमें हमेशा नंबर ऑफ आयंस ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर जो उसकी मोलर कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो ज्यादा रहेगी। क्या आपको बेटा ये बात समझ में आ रही है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऊपर क्यों है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का नीचे क्यों है? यस और नो? Yes, sir. अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है मतलब आप इस साइड से देखोगे ऐसे, ये एरो देखो, मतलब ये एरो देखो, ये एरो देखो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। लैम्डा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्वेश्चन लिख रहा हूं अब मैं, इंक्रीजेस ग्रेजुअली। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे। वाइल लैम्डा एम ऑफ weak electrolytes increases abruptly. Oh my god, ये क्या है? अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता था कंप्लीटली, इसीलिए उसका ग्राफ ऊपर था। पर अब नया क्वेश्चन है कि लैम्डा एम ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे क्यों इंक्रीज हो रहा है, वीक
स्ट्रांगली क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो अब देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से ही डिसोसिएटेड था। क्या पानी बढ़ने पर नंबर ऑफ आयन दूर दूर जाएंगे? यस और नो? नंबर ऑफ आयंस में मोबिलिटी बढ़ेगी। अरे मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मोबिलिटी पे भी तो डिपेंड करता था। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, when dilution increases, mobility of ions increases. ठीक है, when dilution increases, then mobility of ions increases. mobility बढ़ेगी, मतलब भागा दौड़ी आराम से कर पाएंगे वो, क्योंकि आयन दूर दूर जो चले जाएंगे। यस और नो यार? अब आपको सर आयंस तो दूर दूर वीक में भी चले जाएंगे दूर डाइल्यूशन करने पर। वीक वाला एब्रप्टली दो फैक्टर की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि वीक वाले में एक तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं और दूसरा मोबिलिटी बढ़ रही है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में केवल और केवल सिर्फ मोबिलिटी बढ़ रही है। तो कंडक्टेंस जो होती है वो नंबर ऑफ आयंस पे ज्यादा डिपेंड करती है एज कंपेयर टू मोबिलिटी। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट एब्रप्टली। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस और नो बोलो यार। यस सर। मनन तेरे को समझ में आया बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है और वीक एब्रप्टली क्यों बढ़ रहा है? यस सर। वीक में केवल और केवल, सॉरी स्ट्रॉन्ग में केवल और केवल मोबिलिटी का फैक्टर आ रहा है कि आपने पानी बढ़ा दिया तो आयंस दूर चले गए, और दूर चले गए तो मोबिलिटी बढ़ने से कंडक्टेंस ज्यादा। जबकि वीक में तो टूट भी रहा है, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं। ठीक है ना जी? तो एक ये पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, इसके बाद आगे अगर मैं बढ़ूं आपके साथ, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व बेटा हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। ये कभी भी हमें लैम्डा एम की प्रॉपर वैल्यू नहीं देगा। लैम्डा एम की प्रॉपर वैल्यू कौन देगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कब देगा? जब इसके ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके आगे खींचा जाएगा। तो एक आध नंबर में आपको ये बात मिल सकती है कि कौन लैम्डा एम की वैल्यू दे देगा। तो लैम्डा एम की कौन वैल्यू दे देते हैं बेटे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जब उनका कर्व स्टडी किया गया तो वो सीधा ही जा रहा था और वो सीधा जाते जाते कट करेगा वाई एक्सिस को, जिस पे लैम्डा एम की वैल्यू आएगी। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट चाहे कितनी भी डाइल्यूशन कर लो, डाइल्यूशन करने का मतलब कंसेंट्रेशन कम करना ही है, तो डाइल्यूशन कितनी ही कर लो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस रहेगा। बेटा ये बात याद रख लोगे? यस और नो? यस सर। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे लैम्डा एम देगा? तो एक रिलेशन दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डी वाई ने। ये डी वाई भाई आए थे, डी वाई कल। इन्होंने कहा कि एक काम करो, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम निकालना ही है, तो लैम्डा इन्फिनिटी एम माइनस ए अंडर रूट सी कर देना, जिसमें लैम्डा इन्फिनिटी एम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कैसे आता है। ए आपका कोई भी कांस्टेंट है, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोलाइट का नेचर। ये कांस्टेंट है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और सी आपका कंसेंट्रेशन है बेटा जी। तो आपका लैम्डा एम की वैल्यूज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से इस फॉर्मूले से आ सकती हैं। ये फॉर्मूला कभी आपको लगाने को नहीं आएगा, बस यही ध्यान रखना है कि ऐसा एक फॉर्मूला है जो किसने दिया था? डी बाई ने दिया था। क्या आपको फंडा क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। एक बार आपने स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ से लेने हैं, तो एक बार ले लो। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बेटा जी। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड खोलना। अभी अभी आ रहे हैं, लास्ट वाली पे भी आ रहे हैं। देन सेकंड है, इसके बाद यहाँ तक आपने कर लिया सर था इसकी पीडीएफ भेज देना बेटा। इसकी पीडीएफ ना, चल मैं कोशिश करता हूँ पीडीएफ भेज देता हूँ। इसकी पीडीएफ ना रिसीव होने में कुछ मिनट लगा देती है। एक बार फिर भी ले लो यार स्क्रीनशॉट। सर लास्ट वाली स्लाइड। हाँ लास्ट वाली पे भी आ रहे हैं बेटा।
ये लो, ठीक है जी। चलिए मैं क्लास को एक बार करता हूँ क्लोज, इसके बाद एक नेक्स्ट क्लास भी है सर एक बार क्योंकि दिखा दो सर, लास्ट वाली दिखा दो। हमें लास्ट स्लाइड ही तो थी ये काका, चल दोबारा सर दिखा देते एक हैं। मिनट। ये लो, ये लास्ट स्लाइड थी बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है। चलो जी, आज के लिए इतना ही। रिकॉर्डिंग पूरी पूरी कोशिश करूंगा भेज दूंगा, नोट्स आप लोग बना लेना, होमवर्क आपको दिया हुआ है करते रहिए, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाते रहिए। नस्ट इक्वेशन हो चुकी है, ये भी आपका बाय संडे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। सर चैप्टर कितने कितने और लगेंगे लेक्चर चैप्टर खत्म होने में?